मैं ये कह रहा था हफमैन ट्री को पढ़ने से पहले हम उसके पीछे का बैकग्राउंड जान लें। कुछ कैरेक्टर्स जो होंगे हमारे मैसेज में वो मल्टीपल टाइम्स आते हैं, कुछ कैरेक्टर्स जो है वो कम आती हैं। हम उसको एक वर्ड दे रहे हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लेटर्स ऐसे होंगे, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मतलब वो मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं, वो ज़्यादा बार आ रहे हैं। कुछ ऐसे टर्म्स होंगे, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, मतलब वो कम टाइम्स रिपीट होते होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड, इनकी फ्रीक्वेंसी किसी मैसेज में कम होती है। ई हो गया, एस हो गया, आर हो गया, इन सब की फ्रीक्वेंसी जो है ज़्यादा होती है। अब हमारा काम क्या है कि हम इनको जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सभी कैरेक्टर्स को एक बाइनरी कोड एलोकेट करने वाले। फॉर एग्जांपल ए को एक अलग कोड दे दिया, बी को एक दूसरा कोड दे दिया, इसी तरह से। अब जब हम कोडिंग करेंगे उसकी, तो कोडिंग में भी दो टाइप होंगे। पहला होता है फिक्स्ड लेंथ, दूसरा होता है वेरिएबल लेंथ। फिक्स्ड लेंथ में क्या है कि मान लो हमने किसी अल्फ़ाबेट को 3 कैरेक्टर असाइन किया है, तो बाकी सारे अल्फ़ाबेट जो होंगे उनको भी 3 कैरेक्टर ही देना है। जैसे ए को हमने 000 दे दिया, तो बी को 001, सी को 010, इस तरह का पैटर्न बनाएंगे। ये हो गया फिक्स्ड लेंथ। वेरिएबल लेंथ में क्या होगा, नंबर ऑफ बिट्स जो हैं वो अलग अलग होंगे। जैसे ए को अगर हमने 3 बिट्स दिया है 000, तो हो सकता है बी को हमने सिर्फ सिंगल बिट्स ही दिया हो, सी को हमने सिर्फ 2 बिट्स ही दिया हो। इस तरह का अलग अलग लेंथ के कोड हम दे सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम वेरिएबल को यूज करेंगे क्यों। फिक्स्ड में क्या दिक्कत आती है, फिक्स्ड में दिक्कत ये आएगी कि जैसे हमारे मान लो ए, इस ए की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यानी किसी मैसेज में ए की रिपीट होने की चांसेस ज्यादा है, उसको भी हमने सेम नंबर ऑफ बिट्स दिए हैं। एक दूसरा लेटर है मान लो एफ, उसके रिपीट होने की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है, उसको भी हमने सेम ही नंबर ऑफ बिट्स दिए हैं। जब आप उस मैसेज को एक्चुअल में ट्रांसमिट करोगे, तो ट्रांसमिशन के दौरान उसमें कुछ एरर्स आ सकते हैं। अगर आपने फिक्स्ड लेंथ का बिट्स दिया हुआ है, तो एरर आने की चांसेस ए में भी उतनी ही होगी और एफ में भी उतनी ही होगी। अब देखो, मान लो आपको जो रिसीविंग एंड पे मैसेज रिसीव हुआ है उसमें कुछ एरर आ चुका है, तो एफ तो बहुत कम बार आया था, तो उस एरर में एफ पे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन ए जो है उस मैसेज में बहुत टाइम आया है, और अगर थोड़ी सी भी एरर आ गई तो उस ए पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। ठीक है, तो फिक्स्ड लेंथ वाले में ये प्रॉब्लम आती है। इसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज होगा वो होगा वेरिएबल लेंथ मेथड। ठीक है, वेरिएबल लेंथ मेथड में हम क्या करते हैं, ऐसे सारे कैरेक्टर जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उनको हम कम से कम नंबर ऑफ बिट्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जिनकी फ्रीक्वेंसी कम है, जैसे जो अल्फाबेट कम बार यूज हो रहा है, उनको हम ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं वो सारी चीजें अभी आएगी आगे। थोड़ा बहुत डेफिनेशन अब देख लो, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे हफमैन कोडिंग का। आपने डीसीएस में इसके बारे में पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़े हो तो आगे पढ़ोगे आप। तो हफमैन ट्री, सबसे पहले हमें एक ट्री बनाना होगा जिसको कहते हैं हफमैन ट्री। इस पे आने से पहले हम थोड़ा बेसिक देख लें। जैसे मान लो हमें एक 1 लाख कैरेक्टर का एक डेटा फाइल है वो बनाना है। ठीक है, और इस 1 लाख कैरेक्टर का जो फाइल है, मान लो एक वर्ड फाइल है आपके पास। फॉर एग्जांपल जी मेरी ये जो नोट्स है इसमें टोटल 1 लाख कैरेक्टर्स हैं, और जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सिर्फ 6 अल्फाबेट्स से मिलके बने हुए हैं। मतलब मैंने जो भी लिखा है वो इन 6 लेटर्स से ही मिलके बना हुआ है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। यानी मैं कह क्या रहा हूँ, मैंने एक फाइल बनाई है जिसमें टोटल 1 लाख कैरेक्टर्स हैं, और वो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई एफ, बस यही है। अब मैंने क्या किया, मैंने आपको फ्रीक्वेंसी बता दी है कि कौन सा कैरेक्टर कितनी बार आया है। ठीक है, जैसे मेरे डॉक्यूमेंट में ए जो है वो टोटल 45,000 टाइम्स आया है, ये 000 भी इसमें लगा हुआ है। बी जो है वो टोटल 13,000 टाइम्स आया है। सी जो है वो 12,000 टाइम आया, और सिमिलरली आप डी ई और एफ का भी फ्रीक्वेंसी जान सकते हो। अब इसको देख के आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मेरे मैसेज में सबसे ज्यादा क्या आ रहा है, ए, और सबसे कम क्या आ रहा है, एफ। मान लो अगर मैंने ये मैसेज ट्रांसमिट किया, इस फाइल को एक जगह से दूसरी जगह भेजा, और थोड़ी बहुत भी एरर आ गई, तो सबसे ज्यादा बैडली अफेक्टेड कौन सा होगा,
ए। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा टाइम्स रिपीट हुआ है। थोड़ा सा भी एरर अगर आता है तो इस ए पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, एफ पे असर कम पड़ेगा। ठीक है। अब खैर, हमें करना क्या है, हमें इस डॉक्यूमेंट को, ये जो फाइल थी हमारे पास, उस फाइल को एक बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना है। ठीक है। बाइनरी कोड क्या होंगे? बाइनरी स्ट्रिंग से मिले होंगे, 0 1 के बहुत सारे कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ होगा। उसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्रेस करेंगे। कॉम्प्रेस का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हम कम से कम बिट्स यूज करना चाहते हैं जिससे हमारा काम हो जाए। अल्टीमेटली मैं ये करना चाहता हूँ कि इन सभी को मैं 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, और कोशिश हमारी ये रहेगी कि कम से कम 0 और 1 यूज हो। ठीक है। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे हफमैन ट्री को। आगे देखते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने अगर उसको चेंज करने की कोशिश किया तो हमारे पास दो मेथड होगा, एक होगा फिक्स्ड लेंथ मेथड, दूसरा होगा वेरिएबल लेंथ मेथड। ए बी सी डी ई एफ, इनकी फ्रीक्वेंसी ऊपर जो लिखी हुई थी सेम टू सेम यहाँ पे भी लिखी हुई है। अगर मैंने फिक्स्ड लेंथ मेथड का यूज किया है और फॉर एग्जांपल मैंने फिक्स्ड लेंथ के लिए जो है ना 3 बिट्स को यूज किया, तो मुझे ए के लिए कोड देना होगा 000। ये सब मैंने एज्यूम किया है। बी के लिए मैंने कोड दे दिया 001, सी के लिए मैंने 010, डी ई और एफ के लिए ये सारे कोड मैंने यूज किया फिक्स्ड लेंथ में। अब मैं ये अगर आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ बिट्स आपको कितने होंगे, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा। ठीक है। ये फिक्स्ड लेंथ की थी। अगर मैं वेरिएबल लेंथ की बात करूं, मैं पहले ही बता दूं वेरिएबल लेंथ का ये कोड कैसे आया है, वो मैं अभी नहीं बता रहा हूं, आगे चल के आपको पता चलेगा। मान लो मैंने वेरिएबल लेंथ मेथड यूज किया, तो उस केस में मुझे ए को कोड देना होगा 0, बी को कोड देना होगा 101, सी का कोड होगा 100, डी ई और एफ का कोड भी ऐसा ही होगा। अब आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो मैंने किया क्या है, ए की फ्रीक्वेंसी क्या थी सबसे ज्यादा, मैंने उसको बिट्स जो दिए हैं, नंबर ऑफ बिट्स जो दिए हैं वो दिया है 1, नंबर ऑफ बिट्स एक ही है वो 0 है। बी का कोड जो है, बी की फ्रीक्वेंसी जो है 13 है, मैंने उनको नंबर ऑफ बिट्स का कोड दिया 3, 0 1 और 101। टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं इसमें? 3। सिमिलरली सी और डी को भी मैंने 3 बिट्स से रिप्रेजेंट किया। ई और एफ की फ्रीक्वेंसी कम थी, 9 और 5, ए के कंपैरिजन में तो कम ही है, तो मैंने ई और एफ को जो नंबर ऑफ बिट्स दिए हैं वो दिए हैं टोटल 4 बिट्स दिए हैं, 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट। ठीक है। आप यहाँ से कंक्लूजन ये निकाल सकते हो कि वैसे सारे अल्फाबेट्स या वैसे सारे कैरेक्टर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी हम उसको कम से कम बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे, और जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी हम उनको ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। जहां तक बात एक रही कि ये वाला कहाँ से आया, तो ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ ये कैसे आया। ठीक है। अभी हमने देखा था कि फिक्स्ड लेंथ मेथड में हमें टोटल नंबर ऑफ बिट्स इतने पड़ेंगे। अब पूछोगे सर ये 3 लाख कैसे हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने थे, क्वेश्चन में हमारे ऊपर लिखा हुआ था 1 लाख। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं 1 लाख, और हर एक कैरेक्टर को हमने 3 बिट्स दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने होंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें आंसर मिलेगा ये वाला। ये फिक्स्ड लेंथ के लिए था। अब अगर मैं इसको वेरिएबल लेंथ के लिए कैलकुलेट करूं कि वेरिएबल लेंथ में मुझे कितने नंबर ऑफ बिट्स लगेंगे, तो उसका आंसर यहाँ पे वो है, मुझे लगेंगे टोटल 224,000। ठीक है। ये कैसे आया, मैंने निकाला 45 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 1 से क्यों किया, क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स यहाँ 1 है। 13 को मल्टीप्लाई किया 3 से, क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स 3 है। 12 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 16 को 3 से, 9 को 4 से, 5 को 4 से। ये जब पूरा सॉल्व होगा तो मुझे मिलेगा 224, और 1000 तो थे ही पहले से, ये 45,000 है यहाँ देखो, तो मुझे टोटल मिलेंगे इतने। मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि सेम मैसेज था, आपने दो अलग अलग मेथड यूज किया। फिक्स्ड लेंथ वाले में हमें टोटल नंबर ऑफ बिट्स लगेंगे इतने, लेकिन वेरिएबल लेंथ वाले में हमें टोटल नंबर ऑफ बिट्स लगेंगे इतने। आप देख सकते हो लगभग बहुत सारे गैप है, कितना, लगभग 76,000 का अंतर आ गया है ना।
परसेंटेज वाइज देखोगे तो ये बहुत मायने रखता है, 25-26% के आसपास का है ये। तो आप देख सकते हो कि फिक्स्ड लेंथ की जगह अगर हमने वेरिएबल लेंथ मेथड यूज किया है तो हमारे को नंबर ऑफ बिट्स जो है सिग्निफिकेंटली बहुत कम यूज करने पड़े। और क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स बहुत कम हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब जब हम डेटा ट्रांसमिट करेंगे तो हमें जो है वो एरर अगर आता भी है तो उसकी इफेक्ट कम होगी। ठीक है, फिक्स लेंथ वाले में इफेक्ट ज्यादा होता क्योंकि बहुत सारे बिट्स थे, एक जीरो की जगह वन हो गया होता गलती से भी तो उसका असर होता। यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स कम है इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ एरर होने की चांसेस और उसका इफेक्ट की चांसेस भी थोड़ी कम। तो हम लोग वेरिएबल लेंथ मेथड यूज करेंगे। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है हफमैन कोडिंग। हफमैन कोडिंग में हम लोग वेरिएबल लेंथ कोड ही निकालने का टेक्निक सीखते हैं कि कैसे निकलेगा, मतलब ये वाला कैसे आया वो हम लोग हफमैन कोड से ही निकालेंगे। ठीक है, आई गेस यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। जो नेक्स्ट है वो है इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या होता है, हमने एक कैरेक्टर दिया था आपको, एक अल्फाबेट दिया था, आपने उस अल्फाबेट को 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनकोडिंग। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ भी है, गिवन अ कोड कॉरेस्पॉन्डिंग टू सम अल्फाबेट। ठीक है, कोई एक अल्फाबेट आपको दिया हुआ है, उसके लिए जो एक कोड होगा, ठीक है, उसी कोड को हम कहते हैं, उस कोड की मदद से जब हम अपने मैसेज को रिप्लेस करेंगे तो उसको कहेंगे हम इनकोडिंग मेथड, कि हम इनकोड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपको एक अल्फाबेट का सेट दिया हुआ है A B C और D। ठीक है, आपने इसके लिए एक कोड बनाया है, ये कोड कैसे आया है ये अभी फिलहाल इस पे फोकस मत करना, ये कैसे आया मैं अभी आगे चल के बताऊंगा। मान लो कि ये आया है, तो इस A B C और D चार कैरेक्टर आपके पास दिए हुए थे, आपने A को एक कोड दिया है, B को एक दूसरा कोड दिया है, C को एक तीसरा कोड दिया है और D को एक चौथा कोड दिया। कोड मतलब बिट्स दी, बिट्स का पैटर्न दिया। तो अगर मैं एक वर्ड जैसे फॉर एग्जांपल बैड, इसको इनकोड करने की कोशिश करूं तो मुझे क्या लिखना होगा। इनकोडिंग मेथड आपसे क्या कहता है, जितने भी कैरेक्टर है उसको आप कोड से रिप्लेस कर दो। तो बी का रिप्लेसमेंट क्या होगा, 0-1। ठीक है, ए का रिप्लेसमेंट क्या होगा, 0-0, और डी का रिप्लेसमेंट क्या होगा, 1-1। यानी कि मैंने क्या किया, यहाँ ध्यान से देखिए, मैंने एक कोड दिया हुआ था मुझे, एक पैटर्न, ये पैटर्न निकालना भी सीखेंगे हम लोग। इसके बेसिस पे मैंने एक वर्ड को कोड में चेंज कर दिया। ये जो चेंज करने का प्रोसेस है इसको इनकोडिंग कह रहे हैं, कि मैंने एक वर्ड को इनकोड कर दिया। ठीक है, सिमिलरली मान लो इसकी जगह आपके पास एक दूसरा कोड होता, आप देख सकते हो यहाँ पे कोड C1 है, ये दूसरा कोड C2 है, दोनों में अंतर है। ए को यहाँ 0-0 बोले थे, यहाँ हम ए को 0 ही बोल रहे हैं, यहाँ 0-1 था, 1-1-0, ये भी ये सेम है, डी का भी कोड अलग है। ये कोड निकालने का तरीका है। मान लो अगर आपको एक कोड दूसरा मिलता C2, उसके बेसिस पे अगर आप इस बैड वर्ड को इनकोड करने की कोशिश करते तो आपका कोड होता ये वाला। ठीक है, आ रहा है समझ में, हमने एक वर्ड को दूसरे वर्ड में कन्वर्ट किया है, बस हमारा चेंज कैसे मिल गया, इन दोनों में चेंजेस कैसे मिला, क्योंकि हमारा जो मेथड है कोडिंग का वो मेथड अलग है। जब आप C1 कोड को यूज करोगे तो आपको ये ट्रांसफॉर्म इस फॉर्म में होगा, जब आप C2 को यूज करोगे तो यही वाला वर्ड इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगा। यानी कि हमें ये निकालना आना चाहिए ये सही से, अगर आपने निकाल लिया है तो आप सही तरीके से इनकोड कर पाओगे। ठीक है, इनकोडिंग का जस्ट रिवर्स अगर मैं कहूँ तो वो क्या हो जाएगा, डी कोडिंग, है ना। रिसीविंग एंड पे मान लो आपको मिला हो ये वाला मैसेज और ये वाला मैं किसी तरह पास ऑन कर दूं आपके पास, तो आप यहाँ से ये वाला वर्ड निकाल सकते हो कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसको कहते हैं डी कोडिंग। ठीक है, डी कोडिंग को आप देख लो। डिकोडिंग के लिए एक चीज मैं बता दूं, जैसे हमारे पास मान लो तीन कोड है, C1 C2 C3। C1 में ये सारे कोड हैं ABCD के लिए, C2 के ये सारे कोड हैं और C3 के लिए ये वाले कोड हैं। अब मान लो C1 में मैंने ये वाला पैटर्न लिखा, तो इसका मतलब क्या होगा, आप इसको डिकोड करो, 0। आप यहाँ ध्यान से देखना है, ये C1 जो है ना सभी के सभी 2 बिट्स से बने हुए हैं। ठीक है, पहला 2 बिट को देखो 0 और 1, वो कैसे मिल रहा है,
बी से, यानी ये हुआ बी। उसके बाद फिर से दो बिट्स देखो, 0 0 ए, फिर दो बिट्स और देखो, 1 1 डी। यानी कि अगर मैं डिकोड करने जाऊं ये वाला कोड और मुझे पैटर्न C1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है बैड लिखा हुआ। ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे ये वाला कोड मिला हुआ है, बिट पैटर्न मुझे ये मिला है और कोडिंग मेरे को C2 दिया हुआ है, मैं उसको अगर डिकोड करने की कोशिश करूं तो मुझे क्या मिलेगा? आप पहले C2 को एक बार देख चेक कर लो। पहला है 0 1 1 0 1 0 1 1 1। ठीक है। अब आप इसको डिकोड करो, 1 1 0। ठीक है, उसका मतलब बी। 1 1 1, सॉरी, C2 को डिकोड करो आप अच्छे से। 1 1 0। ठीक है, इस 1 1 0 का मतलब बी है। फिर कौन सा है? हमारे पास 4 टाइम्स 1 बचा हुआ है, ये 3 टाइम्स 1 का मतलब तो डी होगा। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में ये 1 लिखा हुआ होना चाहिए था, ये 0 नहीं है, ये 1 होना चाहिए था। या तो इसको अगर 0 रखे हो तो यहाँ नीचे 1 होना चाहिए। ये वाला जो है ना, ये 1 नहीं, ये 0 होना चाहिए। तो यहाँ आ जाता है ए। ठीक है। खैर, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, आप यहाँ पे एक चीज देखो ध्यान से, C1 और C2 दोनों में पहला लेटर अगर ए 0 था, C1 बता रहा हूँ, पहला लेटर अगर 0 था तो 0 से स्टार्ट होने वाला दूसरा कौन सा है? एक ये वाला है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता था आपको, लेकिन इसमें जो सेकंड टर्म है वो 1 है और इसका सेकंड टर्म जो है वो 0 है। ये अलग अलग है। ठीक है, यानी कि आपको ए और बी में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। C2 के लिए ध्यान से देखो, पहला लेटर कौन सा है? 0। 0 से स्टार्ट होने वाला एक भी नहीं। बी में देखो, पहला है 1। 1 से स्टार्ट होने वाले ये 3 थे, हम सेकंड लेटर से मिलाते हैं 1, तो ये वाला तो पहले ही बाहर हो गया। 1 1 यहाँ पे मैच कर रहा है, लेकिन तीसरा टर्म जो है वो 0, और वो 0 कहाँ है? इससे डिफरेंस है। यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि C1 और C2 जो है कोड, वो दोनों मिलकर चाहे तो आपको किसी भी मैसेज को आराम से यूनिकली डिकोड कर सकता है। ठीक है, चाहे तो आप कोड C1 यूज कर लो, चाहे तो आप कोड C2 यूज कर लो, इनकी मदद से आप किसी भी वर्ड को आराम से यूनिकली डिकोड कर सकते हो। अब आ जाओ C3 पर। मान लो C3 में आपको एक मैसेज का बिट्स पैटर्न ये दिया हुआ है। अब आप इसको डिकोड अगर करने की कोशिश करोगे, मैंने ऑलरेडी कर रखा था इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं आपको, तो वहां से दो वर्ड बन सकते हैं। करके देखते हैं। पहला है 1 1 0। 1 1 0 के लिए आ गया बी। ठीक है, ये तीनों यूज कर लिया। फिर है 4 टाइम्स 1 बाकी है, इस अकेले 1 के लिए हम ए लिख सकते हैं और इस 3 1 के लिए हम डी लिख सकते हैं। तो पहला वर्ड तो आपको मिल जाएगा बैड। लेकिन अगर मैं इसमें कॉम्बिनेशन अगर थोड़ा और चेंज कर दूं तो देखते हैं क्या होता है। इस अकेले 1 को अगर आप देखोगे तो उसके बदले ए लिख सकते हैं। इस 1 0 1 को अगर आप देखोगे, सॉरी 1 0 को सिर्फ देखो तो वहां से सी आएगा। इस 1 1 को अगर देखते हैं आप तो उससे ए आएगा, और लास्ट का 1 1 1 अगर हम देखते हैं तो उससे डी आएगा। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि C3 कोड के बेसिस पे आप, अगर आपने C3 कोड यूज किया है, उसके बेसिस पे आप ये कह नहीं सकते कि इसका मतलब क्या है। इससे दो वर्ड बन रहे हैं, एक ये और एक ये। हालांकि यहाँ पे ये कोई वर्ड मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक कोड से आप यूनिकली जो है वो डिकोड ना कर पाओ। तो हमारी एम ये रहेगा कि हम इस तरह के कोड को यूज ना करें। यानी कुल मिला के अभी तक जो हमने देखा उससे मकसद ये है कि हमारी कोडिंग की टेक्निक जो है वो सही होनी चाहिए। अगर आपने रैंडमली कोई भी कोड बना दिया है
तो हो सकता है एक मैसेज पे वो काम कर रहा हो, दूसरे मैसेज पे वो काम ना कर रहा हो। जैसा अभी हमने C3 में देखा कि ये कोडिंग तो सही लग रही थी, सब ठीक है, रैंडम नंबर ऑफ बिट्स भी यूज किया है हमने, सब अलग अलग भी दिख रहे हैं, ए का कोड बी से मैच नहीं करता, बी का कोड सी से मैच नहीं करता, सी का कोड डी से मैच नहीं करता, लेकिन फिर भी एक ऐसा नंबर था जिसके लिए हम कंफ्यूज हो गए कि ये वाला वर्ड था या ये वाला वर्ड था। यानी हमें एक ऐसा कोड चाहिए जिससे हम कोई सा भी मैसेज यूनिकली डिकोड कर पाए। ठीक है, तो ये तो थी बैकग्राउंड। अब आ जाओ मेन फोकस पे, हमारा जो है हमारा कि ये सारी चीजें हम करेंगे कैसे, ये कोडिंग जो है ये हम करेंगे कैसे। आपको हो सकता है भी लग रहा होगा कि सर ये कहाँ डेटा स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें आप बताने लगे, ये तो DCS और डिजिटल सर्किट का है। डेटा स्ट्रक्चर में मैं ये बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये जो कोडिंग करोगे ना, तो इसमें आपको ट्री बनाना पड़ेगा। ठीक है, और वो जो ट्री यूज होगा वो ट्री कहलाता है हफमैन ट्री। हफमैन कोडिंग आपने डिजिटल वाले सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा, उसके लिए ट्री बनता है, वो वहां पे भी मैडम ने बताया होगा। हम एक बार फिर से वो चीजें पढ़ रहे हैं कि हम वो ट्री कैसे बनाते हैं और कैसे इस तरह की कोडिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। प्रीफिक्स कोड क्या होता है? यही प्रीफिक्स कोड होता है कि ऐसा कोड जिसकी मदद से हम यूनिकली डिकोड कर पाए, उसको हम प्रीफिक्स कोड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों के बीच का डिफरेंस मैंने पहले ही बता ही दिया था, फिक्स्ड लेंथ और वेरिएबल लेंथ में डिफरेंस क्या है। एक दूसरा एग्जांपल देखना अगर चाहो तो वो भी देख सकते हो। पहले एग्जांपल में हमने देख लिया था 3 लाख था और दूसरे में 224। यहाँ पे भी देख सकते हो एक दूसरा नया क्वेश्चन। सपोज वी वांट टू स्टोर मैसेज मेड अप ऑफ 4 कैरेक्टर्स। एक मैसेज बनाना चाहते हो जिसमें 4 कैरेक्टर्स ही आएंगे, केवल A B C और D। उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 65-35% है, मतलब उस मैसेज में 60 टाइम्स A आएगा, 5 टाइम्स B आएगा, 30 टाइम्स C आएगा और 5 टाइम्स D आएगा। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है, काउंट करके आप बता सकते हो। अब आपसे ये कह रहा है व्हाट आर द फिक्स्ड लेंथ कोड एंड प्रीफिक्स फ्री कोड। प्रीफिक्स फ्री कोड में अभी बताया है मैंने, वैसा कोड जिससे आप किसी भी मैसेज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? हमने लिखा कैरेक्टर, अपने चारों कैरेक्टर को, साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में गिवन ही रहेगा, इस तरह से लिख दिया। अब मैं इसको फिक्स्ड लेंथ कोड बनाना चाहता हूँ। अब पहला सवाल आपके मन में ये आ सकता है कि सर इसमें फिक्स्ड लेंथ पे 2 बिट ही क्यों यूज किया है? देखो इसको हम कैसे निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर हमारे पास कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर है हमारे पास 4। इसको अगर मैं लिखूं 2 to the power 2, तो सही लिख रहा हूं। ये जो 2 to the power में जो आते हैं ना, ये यही यूज होते हैं नंबर ऑफ बिट्स के लिए। ये फिक्स्ड के लिए बता रहा हूं मैं। तो हमें टोटल 4 टर्म्स को रिप्रेजेंट करना था बाइनरी में, तो मुझे नंबर ऑफ बिट्स कितने लगेंगे? 2। तो आप देख सकते हो 00 01 10 11, इनसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है चारों को। ठीक है, अब जहां तक बात है कि प्रीफिक्स वाला या फिर हम जो वेरिएबल लेंथ की बात कर रहे हैं उसकी कोडिंग कैसे आए, तो ये कोडिंग मैंने अभी बताया नहीं निकालना, मान लेते हैं ये कोडिंग निकली हुई है। ठीक है, अब आप इसमें फिर से वही काउंट करोगे, नंबर ऑफ बिट कितने यूज हो रहे हैं। फिक्स्ड लेंथ के लिए हमें टोटल कितने लगेंगे? 200 बिट्स लगेंगे। 200 बिट्स क्यों लगे आप उसको देख सकते हो। 16 into 2, 5 into 2, 30 into 2, 5 into 2। ठीक है, तो ये काउंट करोगे तो 200 आएगा। अब अगर आप वेरिएबल लेंथ की बात करो तो उसको कैसे निकालेंगे हम? 16 into 1, 5 into 3, 30 into 2, 5 into 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 150 आता है। ठीक है, यानी कि हम देख सकते हैं कि हमें फिक्स्ड लेंथ वाले के कंपैरिजन में वेरिएबल लेंथ वाला ज़्यादा इफेक्टिव है। हमने 25% बिट्स जो है वो सेव कर लिया, एरर आने की चांसेस भी कम कर लिया। ठीक है, अब आ जाओ कि हम ये सारी काम करेंगे कैसे। अपना मेन टॉपिक थोड़ा लंबा जा सकता है, तो
मेरे साथ ही रहना है ना। जो ये वेरिएबल लेंथ की कोडिंग होती है उसके लिए हम लोग यूज करेंगे हफमैन कोडिंग। हफमैन साइंटिस्ट का नाम था। सीधे हम लोग आ जाते हैं कि हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे। तो देखो आपको क्या करना है। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, पिक 2 लेटर्स। जो भी आपको अल्फाबेट्स दिए हुए होंगे उनमें से कोई 2 लेटर यूज करना है। एक्स वाई मान लो विद द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी। आपको यहाँ एग्जांपल से अगर मैं बताऊं, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी 4 दिए थे, इन चारों में से आपको 2 को सेलेक्ट करना है और वो 2 जो वैसे सेलेक्ट होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी कम है। यानी हम बी को सेलेक्ट कर सकते हैं और डी को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। पहला स्टेप आपसे ये कह रहा है कि जितने भी अल्फाबेट आपको दिए हैं उनमें से वैसे 2 अल्फाबेट को आप सेलेक्ट करो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया। मान लो उसको नाम दिया है एक्स और वाई। ओके। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है कि उन दोनों की फ्रीक्वेंसी को आप ऐड कर दो। ठीक है। और उन दोनों की फ्रीक्वेंसी ऐड करके जो नोड, एक नोड बनाओगे, ट्री बनाना है हमें। जैसे यहाँ पे ये एक्स था, यहाँ पे वाई लिया हमने, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को ऐड करके यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी ऐड होने के बाद मान लो Z आया है तो हमने यहाँ पे Z लिख दिया। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको फिर से यही सारी रिपीट करना है। जो बाकी जो बचे हुए नोड बच गए थे, बाकी जो रह गए थे अल्फाबेट्स, उनमें से फिर से जो मिनिमम होंगे उनको सेलेक्ट करो और इस तरह का नोड बना दो। और ये इस तरह से फाइनली एक ट्री बन जाएगा, एक कंप्लीट ट्री बन जाएगा। ठीक है। जब ये ट्री बन जाए, मैं अभी एग्जांपल दूंगा, घबराओ मत। जब ये ट्री बन जाए तो आपको कोडिंग करनी है। कोडिंग के लिए आप क्या करोगे, जब भी आप लेफ्ट डायरेक्शन में जाओगे तो आपको यूज करना है 0। जब भी आप राइट डायरेक्शन में जाओगे तो आपको यूज करना है 1। ये याद रखना भाई। लेफ्ट जा रहे हो तो 0, राइट जा रहे हो तो 1। ठीक है। सीधे एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। देखिए, मान लो आपको एक अल्फाबेट का सेट दिया है, ए बी सी डी ई। स्लैश के बाद जो लिखी हुई है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। जैसे ए टोटल 20 टाइम्स आ रहा है, प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में भी मान सकते हो। बी 15, सी की फ्रीक्वेंसी 5, डी की फ्रीक्वेंसी 15 और ई की फ्रीक्वेंसी 45। ठीक है। आपको क्या करना था, इन सारे अल्फाबेट्स का एक कोड करना है। उस कोड के लिए पहले हमें एक ट्री क्रिएट करना होगा जिसको हम हफमैन ट्री कहते हैं। एल्गोरिथम आपसे ये कहता है, हफमैन कोडिंग का स्टेप आपसे ये कहता है, इन सभी में से जो सबसे मिनिमम वाले हैं उन दोनों को आप मिलाकर एक नोड बना लो। जैसे इसमें सबसे मिनिमम कौन सा है, एक है 5, दूसरा है 15 का। तो 15 में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो बी ले लो या तो डी ले लो, कोई सा भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जो एग्जांपल लिया है उसमें डी लिया। ठीक है। तो हमने क्या किया, सी और डी को मिलाकर हमने फाइनली एक नोड बना दिया और इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को सम करके यहाँ लिख दिया। 5 और 15 होगा 20। तो हमने एक नोड बनाया जिसमें 20 दिया और इस नोड को अपना एक नया नाम दे सकते हो, N1 N2 जो भी देना। ये पहला स्टेप क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेप में आपसे क्या करना है, उसी प्रोसेस को रिपीट करना है। अब देखो आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी बच गई, इन दोनों को तो मर्ज कर दिया, यहाँ पे आ गया वो। अब जो रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी है कौन कौन सी, एक ये है, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला और चौथा ये दोनों का सम। इन चारों में से जो मिनिमम है उनको फिर से कंबाइन कर दो, 2 को। ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे मैंने वही काम किया है। ये वाला तो पहले ही कर चुके थे हम, सी और डी को। जो मिनिमम बचा रह गया था वो था 20 और 15, ए और बी का। आप चाहते तो इससे भी कनेक्ट कर सकते थे, अल्टीमेट ग्राफ वैसा ही बनेगा। मैंने इन दोनों को कंबाइन किया और बिल्कुल वैसे ही पहले स्टेप की तरह लिख दिया। थर्ड स्टेप के लिए हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी बची हुई है वो कौन कौन सी बची है। थर्ड स्टेप के लिए हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी है 35, दूसरा है 20, तीसरा है 30।
तो अब बता सकते हो अब क्या करना पड़ेगा हमें थर्ड स्टेप में? थर्ड स्टेप में हमें इन दोनों को कंबाइन करके एक नोड यहाँ पे लिखना पड़ेगा और उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा 55। इन दोनों को ही क्यों लिया हमने? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी अभी सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ में देख लेते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे कनेक्ट करके 55 कर दिया। एक स्टेप और जाएंगे हम लोग। एक स्टेप में अब सिर्फ दो ही फ्रीक्वेंसी बचा है, तो अल्टीमेटली इन दोनों को कंबाइन करना होगा। तो फाइनल ग्राफ आपका ऐसा दिखेगा। ये ग्राफ आपको चाहिए हफमैन कोडिंग के लिए, ऐसा ग्राफ आपको चाहिए। इस ग्राफ से मैं एक और फिर से रिवाइज करा दूं। क्या किया हमने? सबसे पहले हमने किया सी और डी को ऐड। सी और डी को कंबाइन इसलिए किया था क्योंकि 5 और 15 सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी उस समय। आप उस समय चाहते तो सी और बी को भी यूज कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ग्राफ थोड़ा सा अलग दिखता, लेकिन कोडिंग बिल्कुल वैसे ही होती। इन दोनों को कंबाइन करके हमने एक नोड बना लिया। रिमेनिंग जो नोड बचे थे कौन कौन से? ये और ये वाला। इन चारों में से जो मिनिमम दो नोड्स थे उनको फिर से हमने कंबाइन किया सेकेंड स्टेप में। तो वो दो नोड्स ये वाले थे, तो हमने उनको कंबाइन करके ऐसा बना लिया। अब हमारे पास टोटल 3 नोड हैं। कौन कौन से? एक ये वाला है, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। इन तीनों में जो मिनिमम थे दो नोड्स उनको कंबाइन किया, वो ये दोनों थे, हमने कंबाइन करके ये बना लिया। और लास्ट स्टेप में इन दोनों को कंबाइन करके ऐसा बना लिया। आपको ये ट्री चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें कोड करना है। तो मैंने अभी बताया जितनी बार आप लेफ्ट की ओर जाओगे आपको 0 पढ़ना है, जितनी बार आप राइट की ओर जाओगे आपको 1 पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे मैंने राइट की ओर गया तो मैंने यहाँ लिख दिया 1, यहाँ लेफ्ट की ओर गया तो मैंने लिख दिया 0। इस नोड के लेफ्ट में यहाँ 0 लिखा, इसके राइट में यहाँ 1 लिखा। इस नोड के लेफ्ट में 0, राइट में 1, इसके लेफ्ट में 0, इसके राइट में 1, ठीक है। इस तरह से आप 0 1 0 1 लेबलिंग कर लोगे। अब आप इसको कोडिंग करो। एक दो मैं बता देता हूँ। जैसे ई के लिए, अगर आपको ई के लिए कोड करना है तो आप लिखोगे ई और उसके आगे सिर्फ 1। 1 क्यों लिखा? क्योंकि ई तक पहुंचने के लिए आपको जो चाहिए वो सिर्फ एक 1 चाहिए। ए के लिए कोड करोगे तो क्या क्या लिखना पड़ेगा? 0 0 0, यानी ए का कोड होगा 0 0 0, ये 0 है। सिमिलरली बी का कोड क्या होगा? 0 0 1। सी का कोड क्या होगा? 0 1 0। डी का कोड क्या होगा? 0 1 1। और ई का कोड मैंने पहले ही लिख दिया, ठीक है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, आगे मैंने ये सब एक टेबल के फॉर्म में लिख के रखा है, ठीक है। ए का कोड 0 0 0, बी का 0 0 1, सी का, डी का और ई का। ये मिल गया हमें हमारा कोड, ठीक है। यहाँ पे जाके हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अब हमें क्या करना है? इस कोड की मदद से एक्चुअल मैसेज को ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। यहाँ तक पे किसी को कोई डाउट है? ठीक है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करो तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है n log n। कैसे होती है आप ये बुक में पढ़ लेना, और यहाँ नोट्स में भी लिखा हुआ भी है, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे अभी हम। अब आ जाए एक रियल लाइफ एग्जांपल पे। एक मैसेज है, वो मैसेज क्या है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए हफमैन ट्री। ये पूरा एक मैसेज है, ठीक है। आपको क्या करना है? इस मैसेज का एक हफमैन कोड बनाना है, पूरे मैसेज का एक हफमैन कोड बनाना है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर अल्फाबेट का। ध्यान देना, अभी तक हम लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर अल्फाबेट का बना रहे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मैसेज आपको दिया हुआ है, इस मैसेज को आप हफमैन कोडिंग की मदद से 0 1 के फॉर्म में लिखो, पूरा पैटर्न बनाओ। ध्यान ये देना है कि जितनी बार स्पेस आएगा उसको भी काउंट करना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको एक हफमैन ट्री भी क्रिएट करना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ ध्यान से देखना, एक दो मैं बता देता हूँ, बाकी तो यहाँ पे है ही पहले से। इसमें आप क्या करो? काउंट करना शुरू करो। जैसे फॉर एग्जांपल टी, सबसे पहले हम टी को काउंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी ना। टी एक बार यहाँ आया है,
2 बार यहाँ आया, यानी टी की फ्रीक्वेंसी हो गई 2। एच की फ्रीक्वेंसी काउंट करो। एच की फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी टाइम्स आया है, 1 2। एच की फ्रीक्वेंसी भी है 2। आई को काउंट करो, 1 2, आई भी है 2। एस 1 2, एस भी है 2। आपको इस तरह से करना पड़ेगा एग्जाम में भी। ए 4। आवाज आ रही है ना? हाँ। एन, एन को काउंट करो 1, एन की फ्रीक्वेंसी है 1। इसी तरह से आप काउंट करो, फिर एक बार स्पेस को भी काउंट कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा साफ कर दूं। स्पेस को काउंट करो, एक बार स्पेस यहाँ पड़ा है, 2 3 4 5 6 7। स्पेस की काउंट है 7। आपको करना क्या होगा, इस तरह से सारे अल्फाबेट का एक काउंट बनाना पड़ेगा आपको, और इस तरह से एक टेबल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने स्पेस का काउंट निकाला था तो 7 निकला था। देखो ये मैंने यहाँ लिखा है 7। ए का काउंट है 4, ए का काउंट मैंने 4 लिख रखा है। ई का काउंट है 4, ई को भी मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया था, कौन सा क्या किया है, टी। अब देखो टी, टी का काउंट 2। ठीक है, इस तरह से आपको एक पूरा टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या करना है। ये वाला टेबल जब बन गया आपका, तो आपको क्या करना है, इस तरह की एक ट्री क्रिएट करनी है। कैसे क्रिएट करेंगे हम ट्री, हमारे प्रॉब्लम में जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाले 2 टर्म होंगे उनको कंबाइन करते जाओ। फॉर एग्जांपल हमने कंबाइन कर दिया सबसे पहले इन दोनों को, उसके बाद आपने इन दोनों को कंबाइन किया, उसके बाद आपने इन दोनों को कंबाइन किया। ठीक है, देखो यहाँ पे किया हुआ भी है। हमने क्या किया, u को o से कंबाइन कर दिया। u और o दोनों की फ्रीक्वेंसी 1 1 थी, कर सकते हो। मैंने अभी बताया l और o को कर दो, लेकिन जरूरी नहीं है, आप किसी और को भी किसी और से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, u और o को कर दिया। x और p को किया है, p को कंबाइन किया x से, दोनों की फ्रीक्वेंसी 1 थी। r को l से किया है, l और r दोनों की फ्रीक्वेंसी 1 1 थी। इस तरह का एक कॉम्बिनेशन किया, वहां से निकला आपको ये वाला नोड, सिमिलरली ये वाला नोड, सिमिलरली ये वाला नोड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, जितने भी रिमेनिंग फ्रीक्वेंसीज है उनको कंबाइन करके आप फिर से ट्री बना दो। ठीक है, तो आपके पास अभी अब कौन कौन से कोड बचे हुए हैं, ये 1 1 1 1 तो मर्ज होके 2 हो चुका है। फिर यहाँ पे ये 2 वाले सभी मिले हैं, तो आपको इन सभी 2 2 वाले को ऐड करना है। तो देखो ध्यान से, एक दो मैं बता देता हूँ। यहाँ से आपने क्या किया, ये 2 को कंबाइन किया, इस 2 से 4 मिल गया। सिमिलरली इस 2 को कंबाइन किया, इस 2 से, यहाँ पे 4 मिल गया। इस 2 को कंबाइन किया, इस 2 को कंबाइन किया, 4 मिल गया। ठीक है, अगले स्टेप में आप क्या करोगे, 3 3 वाले को मिनिमम करके करना है आपको, है ना। अल्टीमेटली होगा क्या, अल्टीमेटली आपको इस तरह का एक ग्राफ मिलेगा। मैं ये मान रहा हूँ कि आप ये ग्राफ बना पाओगे, कंसेप्ट आपको बता दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, जितनी बार लेफ्ट जाओ 0, जितनी बार राइट जाओ 1। ठीक है, सारे कैरेक्टर्स को एक एक कोड असाइन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, ये स्पेस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्पेस है। फॉर एग्जांपल ए ढूंढो कहाँ है, यहाँ पे है। ए का कोड अगर मुझे देना होता तो ये मैं कैसे देता, 0, इस वाले को देता 1, इस वाले को देता 0। तो ए का कोड क्या होता है, 0 1 0। ठीक है, एक और देख लो, एस को देख लो, ये कोड होता 1 क्योंकि राइट में है, एस इसके लेफ्ट में है तो यहाँ 0, इसके राइट में है तो 1, और इसके भी राइट में है तो 1। एस का कोड होता 1 0 1 1। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी सभी का कोड बना लोगे। आ रहा है समझ में, आपने ये कोडिंग बना ली।
देन अब हमें अपने मैसेज को ट्रांसफॉर्म करना है। अभी तो हमने कोड किया, तो हमारे पास टेक्स्ट मैसेज क्या था, ये वाला। अब आप क्या करो, जितने भी जहां जहां जो भी आ रहा है उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोड से रिप्लेस कर दो। ठीक है, जैसे टी, टी के लिए कोड क्या है, टी के लिए कोड है 0110। तो आपने लिख दिया 0110, यहां तक ये टी है। एच, एच का कोड क्या है, एच का कोड है 1011। तो आपने लिख दिया 1011। टी एच आई, आई का कोड 1000। तो आपने लिख दिया 1000। एस, एस का कोड 1011। तो आपने लिख दिया 1011। यानी कि ये वाला पूरा मैसेज क्या है, ये जो पैटर्न लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है दिस। ठीक है, सिमिलरली आप बाकी सभी को भी कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने ये कन्वर्ट करके ऑलरेडी लिख रखा है। यहाँ पे ये ध्यान देना कि यहाँ पे स्पेसेस हैं, ये मैंने स्पेसेस को अभी हटाया नहीं है। ठीक है, ये लिखा है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हफमैन ट्री। ठीक है, आपको स्पेस को भी जब काउंट करना होगा तो ये जो जहां जहां डैश डैश किया है वहां पे स्पेस का कोड डाल दो आप। स्पेस का कोड क्या है, 111। तो आपको इस दिस के मैसेज के बाद यहाँ पे 111 लिखना होगा, फिर यहाँ पे भी 111 लिखना होगा। यानी कि अल्टीमेटली ये वाला मैसेज जो है ना, वो इस तरह से ट्रांसमिट होगा। आया समझ में? अब आप एक काम करो, आप इसमें टोटल नंबर ऑफ बिट्स को काउंट कर लेना, ये आप घर पे कर लेना। टोटल नंबर ऑफ बिट्स यहाँ से काउंट करो। ठीक है, अब एक और बात, हमारे पास अल्फाबेट्स कितने होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट 26। तो मुझे अगर फिक्स्ड लेंथ में मुझे रिप्रेजेंट करना होता तो मैं नंबर ऑफ बिट्स कितने लगते, बता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप मुझे ये बताना, ये होमवर्क मान लो, इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ बिट्स काउंट कर लोगे, नंबर ऑफ बिट्स पता चल जाएगा। इसी मैसेज को अगर मुझे फिक्स्ड लेंथ से रिप्रेजेंट करना होता तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने लगते। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये दिखाना पड़ेगा कि ए को आप कितने बिट्स में रिप्रेजेंट करोगे। उसके लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26। इस 26 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितने बिट्स की जरूरत पड़ेगी, 2 4 8 16 32, यानी 1 2 3 4 5, यानी हर अल्फाबेट को आपको 5 बिट से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, हर अल्फाबेट को आपको 5 बिट से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यानी कि टोटल कितने हो जाते हैं फिर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 प्लस 7 हो जाते हैं स्पेस के, यानी ये हो जाता है 36। 36 को आप मल्टीप्लाई करते 5 से, ये आता आपको 180 बिट्स। फिक्स लेंथ में आपको टोटल 180 बिट्स लगते हैं। इसको काउंट करो, मुझे नहीं लगता ये 180 होंगे। ठीक है, ये करके देख लेना एक बार घर पे। ये था हमारा हफमैन कोडिंग। मुझे ऐसा लगता है कि समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो आप थोड़ा इसको थ्योरी पढ़ो 1 2 बार। आपको एग्जाम में ये सारी चीजें करने को नहीं आएंगी, ये वाला करने को कभी नहीं आएगा। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से बताया है। आपको एग्जाम में बस ये आ सकता है, इस तरह का एक ट्री क्रिएट करने के लिए। तो इस तरह की ट्री को क्रिएट करने के लिए आपको इस तरह का एक क्वेश्चन दिया रहेगा, जो कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया, ये वाला। ठीक है, इस तरह का एक पैटर्न दिया रहेगा, अल्फाबेट और उसकी फ्रीक्वेंसी,
और आपको ये वाला ट्री स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करना है। तो आपको यही याद रखना है कि सबसे पहले 2 मिनिमम वाले को ऐड करो, अगले बार में फिर से 2 मिनिमम को ऐड करो, अल्टीमेटली आपको एक ट्री क्रिएट करना है। ट्री क्रिएट करने के बाद लेफ्ट साइड में 0 और राइट साइड में 1 करना होगा। ठीक है, इसके बाद आप इस अल्फ़ाबेट को कोड कर सकते हो, जो कि अभी हमने सीख लिया है कैसे निकालना। ठीक है, आज की क्लास में